उसकी ज़मीन को भगवान के भक्त से छोड़ देती है। ये ज़मीन पर भी हिमालय क्षेत्र की ज़मीनों पर हो सकता है नेपाल में भी सॉफ्ट स्टोन के लोग वहाँ भी होंगे, कल को वहाँ भी आएंगे। मैं नहीं कह सकता क्या बोलते पहुँच ही गए हों, है ना। तो ये बुनियादी सवाल है। जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्तियाँ हैं, वो संकट से गुजर रही है, उनको कैसे बचाया जाए। और इस विकास के मॉडल में जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत है, उनके वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, उनको बचाते हुए उनके विकास को आगे कैसे बढ़ाए, इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है जब मेरे पास ज़मीन होगी। ये तो दुनिया का सवाल है, हमारा सवाल। जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है वही टिक नहीं पाएगी। आज भी हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास ज़मीन नहीं है उसकी कोई सोशल हैसियत नहीं। इस देश में वही सारे डिप्रेस क्लास हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं। ज़मीन हमारे लिए मान सम्मान की बहुत बड़ा, आज उस ज़मीन का संकट है। ये सारे सवाल हैं हिमालय के संदर्भ में। और हिमालय का ही सवाल नहीं है, एक करोड़ों की जिस हमारे आपके जो यूपी के साथी हैं, बिहार के साथी हैं, बंगाल के साथी, हिमालय से जितनी नदियाँ निकल रही हैं, वो नदियाँ अगर इन 50 सालों में उनको बचाया नहीं गया, तो ये जो भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति है, जो खेती है, जो करोड़ों लोग आजीविका जिस पर जी रहे हैं, जिनके पास खेती है उनका भी जीवन उस पर निर्भर है। और बहुत सी ऐसी कम्युनिटियां हैं जो नदियों पर अपना जीवन व्यतीत करती है, जो नदियों से अपनी आजीविका कमाती है, चाहे मच्छियाँ हैं, बहुत सी सारी चीज़ें, उनके जीवन पर भी संकट आने वाला। तो सिर्फ हिमालय की नदियों पर को बचाने का सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के करोड़ों लोगों को, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बचाने का भी सवाल है। ये सवाल इसलिए आज हिमालय को बड़े संदर्भ में हमको देखना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ आंकड़े में विज्ञ, लेकिन कहते हैं हिंदुस्तान की 65% जो वाटर रिसोर्सेज है उसका स्रोत हमारे देश का हिमालय। और हो सकता है हिंदुस्तान और आप चाइना को मिला के देख लें, नेपाल है, पाकिस्तान है, अब उसको मिला के अगर इस पूरे इंटायर हिमालय पर संकट आता तो ये 1 अरब से ऊपर की आबादी होगी, जो दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, उस पर संकट आता। इस पर भी एक साझा रणनीति बनाने की हम सबको एक जरूरत है। तो इसलिए हम सबको, मैं हिमालय बचाओ वाले जिसमें आया था वहाँ भी मैंने कहा था, आज हिमालय को बचाने के लिए सिर्फ हिमालय से जुड़े हुए लोगों को नहीं, हिमालय में रहने वाले लोगों ने, जो उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ से भी भागीदार, उन सबको एक नए दृष्टि के साथ सोचने की ज़रूरत है। विकास के पुराने मॉडल को आज के नए संदर्भ में भी जांचने की जरूरत है। नहीं तो हमारे वहाँ क्या, जिस राज्य से मैं आ रहा हूँ, वहाँ की राजनीति में तो पानी आज इतना बड़ा एक हो चुका है, पानी से निकलती है पावर और पावर से निकलती है करप्शन। पानी पावर करप्शन का ऐसा इश्यू बना, सरकारें बनने से पहले उजड़ जाती है, सरकारें लोगों के इश्यू की सबकी नजरें वहाँ थी कि इसके पानी को कैसे कैसे संयोजित किया जाए। पानी और पावर का ये द्वंद्व है, वहाँ की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, गलत ढंग से सही या सही ढंग से। इसलिए इन सारे संदर्भों में अगर हम हिमालय के संदर्भ में बात करेंगे तो हिमालय की जो संपत्तियां परिसंपत्तियां हैं उसका कैसे अधिकतम ढंग से वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनकी भी अपनी कुछ हिस्सेदारी है, उनकी भी अपनी कुछ संभावना है, उनकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता। उस कंसर्न को भी हम सब लोग देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब लोग ये हमारा देश अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बनाने जा ही रहा है। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा का बहुत बड़ा उपयोग होने जा रहा है। ऊर्जा के लिए आज भी सबसे बड़ा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। तो इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, या इस देश के लिए यहाँ की जो नदियाँ बहुत आवश्यक है, जो नदियाँ यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को जीवन देती है, जो यहाँ की खेती को बहुत जीवन देती है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बहुत, यहाँ की आजीविका को बहुत ज़्यादा जीवन देती है, या उन नदियों को बचाया जाना चाहिए, या पावर प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वही इस देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये बहस चलेगी पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत है। जब देश विकास के और दौर में तो सब जगह रहे कि ऊर्जा की, देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा के लिए हमारे पास सिर्फ पानी है
या न्यूक्लियर है, इस पर बहस चल रही है। तो और क्या अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं या इनके अलावा नई सोर्स होते हैं, इस पर भी हम सब लोग विचार करेंगे। मैं इतना ही कहते क्योंकि विजय जी का भी मनोज जी का भी वो था, तो मैंने कहा एक सेशन में और एक लास्ट वाले सेशन में जरूर होंगे, क्योंकि बीच में थोड़ी सी मुझे इजाजत भी देंगे, क्योंकि बीच में मैं अपने ही वहाँ के अपने ही संघर्ष में फिर थोड़ा सा भागीदार बनाऊं, इसलिए मैं आपके बीच में आता रहूं, आपकी वॉइस को आवाज भी देता रहूं, उसके लिए आप मुझे ताकत भी देते रहेंगे। धन्यवाद। उसके लिए कब निकलना होगा इस सेशन पे? I'll translate very briefly. 20th century was century of anti-colonial struggle for democracy, equality, new ideas. Sometimes we seem to be almost ignoring those struggles and thinking, chasing the new, paradigm of this consumer paradise development paradigm. But we should not be insensitive to other related questions. And then he spoke about Himalayas, that you in your invitation have mentioned central Himalayas, but we have to, which means only Uttarakhand and Himachal, but we have to think of the entire Himalaya and the countries, various countries like India, Nepal, China, Bhutan, all these 9 countries. ICMOD in Kathmandu is intergovernmental organization looking after these countries, but in these, then he went on to say that the struggle of dignity has continued, and whenever motives are pure, foot marches have been an important mode of energizing oneself and the movement, and these struggles are still on at various stages. Then he spoke about the ecological issues in Himalaya, Jal Jangal Zameen. In that, forest has been saved because of the struggle which drew global attention also regarding the forest. But now the biggest threat is on water and agricultural land. The entire country is sort of thinking of using water in a particular way. When my 90% of my life has been witness to a journey of the debates on Tiri Dam when I was in 2nd standard, the kind of expectations and the paradise it promised, and now those displaced by that dam are living a kind of almost a second-class citizen life in the areas of Rishikesh. For them, all those promises have no meaning, and they are displaced from their own environment, and their community is broken. Then he said that whenever we discuss dams by China or Brahmaputra, we react in a very sensitive ecological fashion, what will happen to livelihoods and water and these things. But we apply double standards when we are discussing dams in Sikkim, Assam, Uttarakhand, etc. So why do we behave in 2 different fashions for the same issue of building big dams? Similarly, about Pancheshwar Dam, he said that he emphasized the need people-to-people dialogue with experts involved and policy planners on issue of Pancheshwar Dam, what promises it has and what negative consequences it has. And he says that we are resource-rich people, and we have very little, but we have very little agriculture land. And with the present kind of the average land holding for 80% of the people is less than 1 standard acre, which in local measure is called nali, and 20 nalis are equal to 1 standard acre. And now this agriculture land is under great threat, especially the private individual owned agriculture land is under great threat, because
Forest department is effectively not allowing mining of the soft stone, but they allow on the private lands. So this is destroying our agriculture, and so whatever meager agricultural land resources we have, they are under threat. Water is under threat, and this agricultural land, in that context, he said that it's not only a livelihood issue, it is also an identity and dignity issue. Depressed classes don't possess land, and to give them a sense of belonging with a sense of justice and participation, it is necessary that they have land. So then they become part of the culture and civilization in an egalitarian fashion. Then on water, he said 65% of fresh water resource in India is from Himalayas. So for that, we need to deconstruct our perspective and the linkage between the water, power, and power means electric power in this context, and corruption, pani, power, and corruption. There are a lot of hydro power projects planned for the energy in our 12th plan. So we have to, there's a kind of sense of urgency necessary to discuss these issues, because there's a clear dilemma or a choice which we have to make as collective society, whether we want rivers and river dependent agriculture and livelihoods, or energy which we do not know for whom that will be used. I think it's very obvious, Pradeep ji, that that will be used for corporations and for urban elite and neon signs and all those who have only chartered planes. So we have to sort out these dilemmas. Then in the end, he said after this session he will go in between for some of the local political commitments in Delhi, and then he come back again for the Nepal session. So now, Manoj ji, how do you plan to follow up this discussion? You must have talked with your Nepal colleagues, and who will. अब मनोज जी के जिम्मे हैं उससे. मैं आपकी परमिशन से ना एक दो चीज़ें जो प्रदीप भाई ने कहा, मुझे लगता है कि जो विस्थापन होता है, जैसे टिहरी डैम में जो विस्थापन हुआ है, और उन लोगों को जो मुख्य रूप से जो असर पड़ता है वो महिलाओं और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है. हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है, क्योंकि टिहरी डैम से जितने भी लोग जो गरीब लोग थे, छोटे छोटे लोग थे, उनको आकर के यहाँ हरिद्वार के आउटस्कर्ट पर या देहरादून में जो पथरीली जगह बना है, पथरी नाम की जगह है, वहाँ इनको बसाया गया. लेकिन वहाँ कोई भी, हम लोगों ने अध्ययन किया था इसका, कि वहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी के पीने की व्यवस्था भी नहीं है. तो उनको बिल्कुल वो बंजर जमीन पर ला करके वो छोड़ दिया. तो वो लोग थे जो बेचारे ट्रेडिशनली वहाँ टिहरी डैम में जो डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में बहुत मैंने शुरू से वो बसे हुए थे. मेरे जो बड़े लोग थे, बड़े लोग अपनी ज़मीनों को वहीं छोड़ करके, बड़ी ज़मीन को वहाँ छोड़ करके आकर के वो देहरादून में बड़े बड़े उसमें आकर के बंगले बना करके उसमें बसे हुए थे. और इन लोगों को मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला. और इन लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, वो जब मुआवजे की बारी आती थी तो मुआवजा लाने के लिए वहाँ चले जाते थे, अपने गाँव में चले जाते थे. और 3 बार इन्होंने मुआवजा लिया वहाँ बड़े लोगों ने. और इन लोगों को बेचारे को बहुत ही बुरी तरह से इनको फंसाया गया, और इनकी स्थिति जो है अभी भी बहुत खराब है. मैं प्रदीप भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सौभाग्यवश आपकी सरकार आई है, तो आप थोड़ा उस मुद्दे को भी देखें, उस इशू को भी देखें. क्योंकि अभी तक जैसे मैं उसका पोंग डैम से जो लोग राजस्थान में जाकर के बसाया गया, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ. लेकिन वो बेचारे अपनी जो नहर के किनारे, जो इंदिरा नहर के किनारे जो ज़मीन दी गई थी उनको, वो अपनी ज़मीन छोड़ करके वो फिर आकर के वापस आ गए. क्योंकि जो उनका महिलाओं का और बच्चों का जो एक मानसिक लगाव होता है या इमोशनल लगाव होता है, वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके नहीं जाना चाहते. तो ये सारी चीज़ों का जब होता है, जैसे पंचेश्वर धाम की जो बात कर रहे हैं, तो इनमें 2 तरह के मानवाधिकार की दृष्टि से हम लोगों को देखना चाहिए.
इस तरह से दो चीज़ें हैं। एक तो ठीक है पूरे देश के उसमें संदर्भ में देखें तो फायदा होता है, लेकिन जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जो विस्थापन होता है उसको कौन देखेगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरा जो नेपाल के संदर्भ में आपने क्या कहा है, तो नेपाल के साथ मैं जो नेपाली मित्र हैं इन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, इतना संवेदनशील संबंध है। हम लोगों में जो आपस में जो एक भावनात्मक लगाव है वो है अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक हत्याकांड जो अपनाए कर जाते हैं कि भारत के खिलाफ ये और वो, तो उसमें हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये सही बात है कि हमारा जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट और पीपल टू पीपल जो संवाद है उसको विकसित करना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना अनुभव 30-32 साल काम करने के बाद ये हुआ है कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो एक दूसरे से पता नहीं कितना आपस में वो छिटक करके रहती हैं। वो अपना जो एक सीक्रेट जो है दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे, ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप में बटी हुई है। तो उसको किस तरह से किया जाए इसके विषय में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद। Terry displaced, he talked about their plight, which Pradeep ji had mentioned in passing, although quite emphatically, that those who were the weaker section did not get any adequate compensation. The place they were settled has no livelihood possibilities, and poor people, especially the children and women, are among the worst hit. They don't, whereas the rich people, sometimes they get thrice the compensation. So this kind of local displacement, there are no macro national movements or parties being bothered about that. Then he briefly spoke about the NGO scene between India and Nepal. In Nepal, he thinks that there's a political motivated kind of anti-India feeling generated, and about voluntary organizations in general, he says that on both sides this limitation, that they have a very strong sense of boundaries and propriety and a kind of almost like a trade secret, not relating to each other, not engaging with each other, not building broad alliances. So they are divided on various lines, on various principles. They keep dividing themselves. So we need to give up this kind of sectarian attitude based on various principles, and there is a need for unity. प्रदीप जी ने अभी जो बात बताई थी कि वहाँ पे किस लेवल पे स्ट्रगल हो रहा है, तो आम ये सेंट्रल हिमालय के लोगों में से मैं भी उस भूगोल से जुड़ा हुआ था। तो एक तरफ तो ये टेहरी बात और बड़ी बड़ी बातों वाली और विकास के सपने वाली बात है। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे ज़िले में और उस फार वेस्टर्न रीजन ऑफ नेपाल में एक पोस्टर आया हुआ है, वो कैलेंडर है जिसमें किस टाइप का होगा, जैसे अगर पंचेश्वर बांध सक्सेस हो जाता है तो वहाँ का वो जो नया अर्बन डेवलपमेंट का वो जो वहाँ पे कैसे कॉलोनियाँ बनेंगी, उन लोगों के लिए कैसा डैम्स बनेंगे, कैसा उनका जो नया टाउन प्लानिंग होगा, तो वो जो पिक्चर दिखाई गई है वो काल्पनिक पिक्चर, वो देखेंगे तो लगता है कि जैसे कोई बड़ा ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो शहर का नाम, लॉस वेगास ही है ना वो, जहाँ बाद में उसको किया गया। तो जैसे वो लॉस वेगास जैसे बड़े सपने, मुझे लॉस वेगास हाँ नहीं वो तो पहले तो वो था ना, बाद में उसको किया गया था। तो आज जो भी हो, तो ऐसे जो सपने हैं, तो अब उन सपनों के बीच में बात ये कि उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं। जैसे आज एक राजेंद्र जी ने अभी कहा कि कुछ भी हो वो तो ठीक ही है, तो अभी वहाँ पे जिस लेवल पे आदमी के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, या उनको पूरी समझ भी नहीं है कि इस चीज़ से फिलहाल में कुछ तो फायदे होंगे लेकिन बाद में जाके क्या नुकसान होगा। तो शॉर्ट टर्म पे कुछ गेन्स हैं भी, तो लॉन्ग टर्म में जो नुकसान होना है उस नुकसान का अंदाज भी नहीं कर पाना, तो या तो उस अंदाज को हम बता पाए कि ये इस तरह से नुकसान होगा, और दूसरा उनके पास दूसरा ऑप्शन भी दिया जाए कि आप पंचेश्वर डैम से जो फायदे मिलने वाले हैं उसके बदले में आपके पास ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं या पुरानी चीज़ें हैं उनको सुधार कर यहाँ का जो इन
डैम और इन चीज़ों को छोड़कर जो अपनी निजी पेशा है या और चीज़, वहाँ उसका विकल्प क्या है, वो सब्स्टिट्यूट को हम दे पाएंगे तो फिर उन सपनों से उनको जो आम समाज के लोग हैं उनको हम अलग भी कर पाएंगे। नहीं तो वो ऑब्वियसली है कि वो लोग उसी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ विकल्प नहीं होगा तो फिर लगेगा कि हाँ पंचेश्वर बन जाएगा तो कुछ तो मिलेगा ही, चलो नौकरी मिल जाएगी, चाहे सेकंड क्लास सिटीजन की मिलेगी तो सही, 8,000 रुपये तनख्वाह तो आ जाएगी महीने की। तो अगर इसके विकल्प में जो उनके पास जो अपने रिसोर्सेज है, वहाँ के रिसोर्स को डेवलप करने के नए कुछ तरीके और सुझाव हम उनको देके विकल्प के पास जाएंगे तो फिर ये चीज़ रहेगा नहीं। तो मैं वहाँ और क्या हो सकता, मतलब उस चीज ये सेंट्रल हिमालय की जो नेपाल साइड में काफ़ी चीज़ तो प्रदीप जी ने बता ही दिया कि वो सेंट्रल हिमालय के समग्र में क्या हो रहा है और किस चीज़ की समस्याएं हैं। तो बहुत ही निजी रूप से वहाँ पे जो फार वेस्टर्न नेपाल जो उत्तराखंड के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, तो मैं जी से आग्रह करूँगा कि वो इसमें और चर्चा और अपना विचार दें। तो मैं चेयर आगे लेना चाहूँगा। एक मिनट में पहले ट्रांसलेट कर। Manoj ji is saying that what Pradeep ji described is very true in now in his region, where this Pancheshwar dam, which is on the border of these two, and the dam will also be both in India and Nepal. There are calendars which have a dream picture of the future townships for the displaced people, and the kind of economic challenging situation they are today, the livelihood situation very difficult. If we do not develop concretely in a substantive fashion with their local resources, some livelihoods are assured, then they will not mind even becoming second-class citizen with a small job with meager salary if we do not develop alternative plans and really deliver on them. Then we will not be able to dissuade them from not going in for that kind of development model. I think it's a very critical point, and that is the reason why we got on to this planning from below, the paper which Purun Dayalji has very ably put together. Now we need to sort of meet other local experts to really make it a kind of concrete plan for alternative development. Jeet ji. सर मैं इजाज़त देना चाहूँ, शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आयोजक सेलेट के अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने we save time on that. That is assumed that we are all thankful to each other. तो खासकर अभी जो हिमालय की अस्मिता और आदमी की जनजीविका को लेकर, जो आत्मसम्मान की बात को लेकर जो यहाँ पर चर्चा होने जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, खासकर मैं बॉर्डर से जुड़ा हूँ। हमारे लोकसभा सदस्य प्रदीप चौटाला जी भी उस क्षेत्र के हैं, तो हम बखूबी जानते हैं कि हिमालय से बहती हुई पवित्र नदियां और उनकी दो किनारों से जिस तरह का संबंध रहता है, उसी तरह का संबंध नेपाल और भारत का है। हिमालय की नदियां, बहती नदियां, ये दो संबंधों को जीवित करता है, जीवंत रखता है, और इसी मूल्य मान्यता पर आधारित हमारा भारत और नेपाल के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐसे कई रिश्ते कायम हैं। तो भौगोलिक हिसाब से भी हम नजीक हैं और कल्चरल, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी हम बहुत नजदीक हैं। तो जाहिर है कि प्रदीप जी ने भी कहा, जल, जमीन और जंगल की अस्मिता की लड़ाई में हमारी हिस्सेदारी का और हमारे आत्मसम्मान का जहाँ तक का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, मैं उस कम्युनिटी से हूँ जिस कम्युनिटी से आज भी हिमालय की पवित्रता का जितना भी व्याख्या किया जाए, जितना भी गुण गाया जाए, लेकिन यथार्थ में जाके यहाँ के तीर्थ स्थलों में, यहाँ के बहती पवित्र गंगाओं में दलित को स्नान करना अभी भी वर्जित है। तो ऐसी
मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर आज भी एक आत्मसम्मान की लड़ाई को जोड़कर हम इस हिमालयन पर्यावरण को देखते हैं और समझते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमालय को बचाना चाहिए। पूरा विश्व उसका संपदा है और सारी विश्व की नजरें अभी हिमालय पर टिकी हुई हैं और इससे निकली हुई ऊर्जा का हर एक अपने अपने ढंग से प्रयोग में लाना चाहता है और उसका सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष आए हैं। जैसे अभी पंचेश्वर का ही एक अभी बहस की बात आई है, जैसे काफी संवेदनशील बात उठा है, प्रदीप सर ने भी इसमें काफी गंभीर बातें उठाई हैं। क्या पंचेश्वर में भले ही नेपाल की आर्थिक लाभ भले ही जितने हों, उनसे उत्पादन होने वाली बिजलियों से लोगों के घर उजाले हों, लेकिन उसी बहते पानी में यदि कोई दलित कम्युनिटी का अनटचेबिलिटी का केस घट जाता है या उस धारे से निकलते हुए, उस पानी से निकलते हुए धारे को यदि वो छू नहीं पाता है तो उसकी आत्मसम्मान की प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। तो ऐसी गहन मुद्दे अभी हैं और आर्थिक और जीविकोपार्जन के हिसाब से भी देखा जाए तो अभी भी प्रश्न वहां पर खड़ा हो सकता है कि पंचेश्वर के लोग क्या वहां पर जो भी पोस्टिंग होगा वो पंचेश्वर परियोजना संचालन होते वक्त क्या वहां के स्थानीय लोग बड़े बड़े पोस्ट पर अपना हिस्सेदारी या निर्णायक भूमिका निभा सकेंगे? क्या उसकी गारंटी वो पंचेश्वर परियोजना दे सकता है? जैसे कि पॉलिसी मेकर जो वहां पर बड़े बड़े योजना में योजना संचालन पर खेली जाने या भूमिका पर वो अपना हिस्सेदारी दे सकता है? ये भी एक गंभीर प्रश्न है। तो ऐसे ही अब कड़वी सच प्रदीप जी ने भी कहा कि स्थानीय लोग वहां पर आने वाली ऊर्जा का क्या भरपूर मजा मतलब कि फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे कई मुद्दों पर हमें प्लानिंग करने से पहले 50 साल की प्लानिंग तो करेंगे कि 50 साल किसी को रोजगार की गारंटी दे सकता है, किसी की जीविका को जीवन उद्धार दे सकता है, लेकिन प्रकृति तो सालों साल रहने वाली है, क्या उसकी गारंटी कोई ले सकता है? तो अभी सोचने वाली बात यह है। तो इसलिए पंचेश्वर का जो योजना है उसकी पक्ष को एक रोजगार की और कुछ सडनली सालों तक का ही योजना का हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो विचार में लाने वाली और छलफल की बात हो सकती है। तो इसलिए मैं खासकर अभी हमारे देश में संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी है और 4 साल लगने के बाद भी वहाँ पर संविधान नहीं बना है और संघीयता का प्रश्न अभी वहाँ पर गंभीर रूप से छलफल चल रहा है। तो इस दौर में आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी और हाशिए तबके के लोगों की अधिकार की सुनिश्चितता की बात की जा रही है और जाहिर है कि हम भी बॉर्डर से जुड़े लोग हैं, तो जाहिर है कि निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार की दृष्टि अभी भी सुदूर पश्चिम को देखने की दृष्टि अभी भी इतना सकारात्मक नहीं है। इसलिए हम बॉर्डर में रहते हैं तो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी संबंध बॉर्डर से जुड़ा होता है। क्यों ना हम एक साझे मुद्दे पर एक खाल की योजनाएं बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। जो बॉर्डर से जुड़े लोग हैं जैसे सोशल वर्ल्ड फोरम ऐसी कुछ चला के जो वहाँ के जो लाइवलीहुड के प्रश्न में भी जो देखा गया है कि वहाँ के मध्यम गरीब लोग अभी भी अपनी जीविका के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके दिल्ली, मुंबई या बड़े शहर, इंडिया के बड़े शहर में अपनी रोजगारी के अवसर को ढूंढते हैं। बड़ा दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि हमें नेपाली होते हुए भी जब इंडिया में आकर उनकी जो रहनी को देखते हैं तो बहुत दर्द होता है कि अभी भी हमारे बहू बेटियां ऐसे कई ऐसे पेशे पे अपना जीविका चलाती हैं जिस पर वो यौन शोषण के शिकार होती हैं। तो ऐसे मानव अधिकार के दृष्टि से भी और ये महिला हिंसा के दृष्टि से भी ये की अच्छी बात नहीं है। और यहाँ के गली गली में हमारे भाई चौकीदारी करते हैं तो जाहिर है कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि इससे हमारा आर्थिक और आत्मसम्मान से जुड़ी बात और
ये सभी चीज जुड़े हुए हैं। और जो मध्यम वर्ग के हमारे नेपाली है वो खाड़ी कंट्री में जाके अपना जीविका चलाते हैं, और जो वहाँ के अमीर लोग होते हैं वो जाके यूके, अमेरिका इस पर वहाँ पर अपना रोजगार ढूंढते हैं। तो काम का स्तर एक ही होता है कि वो शारीरिक काम करते हैं वहाँ पर जाके। तो रोजगार के ऑप्शन भी यदि हम अपने हिसाब से वहीं पर कुछ कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी बार बार फोरम में उठाया है कि बात कि स्थानीय स्तर पर पिछले दलित जातियों के या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के पक्ष में कुछ स्थानीय स्तर पर जो वहाँ पर शिप और कौशल है उसी को ही हम आधुनिकरण करके उनको जीविका दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर होने वाली पर्यावरणीय क्षति को भी हम न्यूनीकरण कर सकते हैं। तो इस मसले को भी हम इस तरफ से बहस में ला सकते हैं। तो ये परंपरागत शिप और साधन भी एक ऊर्जा पैदा करने में सहायक हो सकता है। ये एक बहस की बात हो सकती है। और खास में कहा जाए तो पर्यटन क्षेत्र में अभी भी मैं दलित कम्युनिटी का हूँ, इसलिए देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र में जो हिमालय की जो अभी व्याख्या चल रही है और बात चल रही है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हाल ही में हमारे प्रचंडी के लड़के 2 करोड़ रुपया ने हिमालय चढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन हमारे ही कम्युनिटी के दलित भाई ने जब हम हिमालय चढ़ते हैं, हमारी डिग्निटी से जुड़ा ये प्रश्न है कि दलित भी हिमालय चढ़ सकते हैं, इस प्रस्ताव को लेकर वो गए थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना मतलब कि इतना सकारात्मक रूप से नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी पॉलिटिकल स्तर पर हमारे दलित कम्युनिटी बड़ी बुरी तरह से इसका फायदा ले नहीं रहे हैं, या मतलब उन्हें रोक लगाया जाता है। तो ये समग्र पक्षों को हम बहस में लाते हुए नेपाल के संदर्भ में हिमालय एक बड़ा बहस है, और इसकी ऊंचाई ने सगरमाथा होने के वजह से भी नेपाल एक अपना नेपाल होने का एक परिचय देता है। और नेपाल का परिचय यदि कोई है तो एक हिमालय के वजह से है, एक गौतम बुद्ध की वजह से है। तो इसलिए इन चीजों को भी अभी हमें देखा जाए तो भारत और नेपाल का संबंध बहुत गहरा है, और इस संबंध को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हुए विश्व के पर्यावरण के पक्ष में अपना एक साझा एजेंडा लेके आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपना पर्यावरण बचाओ अभियान में सफल हो पाएंगे। पानी ही जीवन है, पानी भी संपूर्ण है, इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। ऐसा संवेदनशील भावनाएं लेके अभी आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस क्षेत्र में सफल होंगे और हमें कामयाबी मिलेगी। बाकी कोई प्रश्न यदि आंकड़े में नेपाल के संदर्भ में क्या है, ऐसी परियोजनाएं जो पानी से रिलेटेड हैं, जो हिमालय से रिलेटेड हैं, तो ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। धन्यवाद। I start from the other end. We should have shared agenda to save ecology, save water, save Himalaya. And if you have any questions to me, I'll be most willing to answer. And before that, he said, I belong to Dalit community, and their contribution in their attachment to Himalaya, to trekking, is not recognized. And the paradox is that Prachand's son was given 2 crores of rupees for this work. Then he says that the local knowledge traditions and local skills have to be modernized, so, and if that happens, then they will get livelihoods at the local levels. That will also mitigate the damage to the climate. And he is quite upset that every street in India here, Nepalis are there to do the menial jobs, women have to sell their bodies, that kind of trafficking. So we are very close geographically, culturally, and in our livelihood patterns with the Indian side, and our central political authorities
are not very central, very sensitive to far eastern region of the Nepal to which I belong. So can we think of something like border social forum where to discuss these issues of technology upgradation, human trafficking, livelihoods, and macro support for our economic policies. He says the nature will be with us for long, and we have to plan for that. Our whatever these dams and hydroelectricity is being planned, what will be our share? Like there's always glamorization of the piety of the region of Himalaya, but are people of my community allowed to dip in the various Ganges, he meant various holy rivers of the region? The untouchability is still very strong, and even if they're assuming that there will be prosperity and more electricity and more development, but the Dalit communities will be excluded from that development. So we have to adopt a model of development which is based on upgradation of these technologies and dignified life for them. And for that, as he concluded, we have to have a shared agenda on the both sides of the borders. Friends, it's 1:20, and Rajenji should also make his quick contribution, and then lunch is ready at 1:20, 5 minutes from now. So after Rajenji, and clarificatory questions can be asked now, and then we can come back and resume the discussions. Or before we, after lunch, you are not with us now for some time, Pradeepji? You will go for some time in between. I will go after 10 minutes. After 10 minutes you will leave. What about your food? वो क्विक लंच लेके जाए, और तो फिर ऐसा करें, राजेंद्र जी के बाद आप 5 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स करें, क्योंकि when you come back we'll be discussing, hopefully Pradeep Giri will come and we'll discuss Nepal today. तो राजेंद्र जी, मनोज जी, आपकी इजाजत बगैर राजेंद्र जी कह दिया मैंने। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये बता दें कि हमारे साथ दो चीज की समस्या हो गई, एक तो हिमाल को बचानी है और दूसरी डिग्निटी को बचानी है, और दोनों को दोहन किया जा रहा है पैसे के लोभ से। मतलब चाहे दलित हो या नॉन दलित हो, दोनों गरीब हैं, तो उनको पास नौकरी का या विकास का सपना दिखाया जा रहा है, और साथ में तुमको पैसा मिल जाएगा, हम लोग का कुछ हो जाएगा, रोड बन जाएगा, बड़े बड़े ये हो जाएंगे, हमारे पिथौरागढ़ और बैतरी में लंदन जैसे और बड़े बड़े चीज हो जाएंगे। तो अब वो सपनों के पीछे के जो वो होने हैं, तो एक हमारी गरीबी और हमारी जो फाइनेंशियल वो वीकनेस है, उसके बार्गेनिंग पे हम हिमालय और अपनी डिग्निटी को कैसे बचाएं, आप बता दें तो बढ़िया है। धन्यवाद मनोज जी। मैं हमारे चेयरपर्सन से अनुमति लेना चाहूँगा, और विशेषतः से विजय प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। जहाँ तक हमारे ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट की बात सबसे ज़्यादा उभर आई है अभी, तो हमारे लिए तो पंचेश्वर प्रोजेक्ट बनना ही एक नियति बन गई है। केंद्र की जो नेपाल का केंद्रीय शासन है, उसने अभी तक सुदूर पश्चिम को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि अपमानित ही किया है, मैं ऐसा समझता हूं। क्योंकि हर साल जब बजट आता है तो सुदूर पश्चिम के हिस्से में सिर्फ कभी 7%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 8% जाता है। नेपाल में 5 विकास क्षेत्र है। विकास क्षेत्र के हिसाब से भी देखा जाए तो सुदूर पश्चिम को एक वो सबसे पिछड़ा मतलब कि विकास क्षेत्र है। फिर भी मतलब कि केंद्रीय सरकार उसे अभी पुरानी नजरिए से देखती है। और कल ही एक मैं ये भी कहूंगा आपको कि चाइना की 3 गर्जेस कंपनी के साथ ये सेती प्रोजेक्ट, अपर सेती की बात आई थी।
तो सुदूर पश्चिम के मैक्सिमम सभासद से लेकर और सभी लोगों का ये था कि पश्चिम क्षेत्र बनना चाहिए। अभी 3 गेजेस के साथ सहमति हुई है तो इसे बनना ही है, लेकिन मतलब कि जो केंद्रीकृत शासन पद्धति वाले जो सिर्फ पूर्व की ओर विकास हो, पश्चिम में ना हो, ये चाहते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं भोटेकोशी बनना चाहिए या कोई तामाकोशी बनना चाहिए, उसमें तो हमें नुकसान है। तो ये पंचेश्वर से लेकर सेठी तक मतलब कि हमें वो लोग अभी भी मतलब कि हमारा विकास नहीं चाहते। आपको बताऊं करीब 16-17 साल हो गए होंगे ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट की बात को, लेकिन अभी तक बन नहीं रहा है। क्यों? और वहां जाने के लिए, पंचेश्वर प्रोजेक्ट तक जाने के लिए पाटन पंचेश्वर सड़क आयोजना की थी 2000 विक्रम संवत के हिसाब से 2043 साल में शायद। तो वो उसको जिला सड़क के अंतर्गत रख के वो अभी 2 किलोमीटर तक भी सड़क नहीं बनी। इस बार थोड़ा बहुत प्रोसेस हुआ है, वो भी पंचेश्वर प्रोजेक्ट के लिए। और वहां की जनता ये चाहती है कि अगर ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट बन जाता है तो हमारा मतलब कि विकास होना और हमारे एरिया का विकास होना और हमें भी रोजगारी मिलना तय है, ये सोचती है वहां की पब्लिक। तो उस हिसाब से हम लोगों के लिए, तो मैं उस एरिया का होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट बने। अब जहां तक ये दलितों का सवाल है और उन्होंने कहा कि वहां के लोग विस्थापन की जो बात है, वहां के लोग विस्थापित होंगे, तो विस्थापन की बात ये है तो सबसे ज्यादा असर तो दलितों पर पड़ने वाला ही है, क्योंकि जिसके पास जमीन है उसको मुआवजा भी दिया जाता है, तो मुआवजे के तौर पर उसको कहीं दूसरी जगह जमीन मिली, लेकिन भूमिहीन तो दलित है। सबसे ज्यादा दलितों की समस्या है। कल के दिन अगर वो विस्थापित भी हो जाते हैं तो वो दलितों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो उनका भी व्यवस्थापन करना जरूरी होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट बनने से सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि वहाँ कल रोजगारी की, और ज्यादा से ज्यादा कोई ऑफिसर ना बन पाए फिर भी मजदूरी करके तो वहाँ के लोग अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं, ये सोच रहे हैं वहाँ की पब्लिक। तो केंद्र की जो ये नीति है उसकी वजह से भी सुदूर पश्चिम में बनना चाहिए ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट करके वहाँ के लोग लगे हुए हैं। और दलितों के कुछ ये पेशाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक दलितों के पेशाओं को आधुनिकीकरण का सवाल है, विजय प्रताप जी ने भी बार बार जिक्र किया कि पूरन दयाल जी ने एक पेपर भी लिखा, तो खास करके दलितों के जो जातीय पेशाएं हैं उनको आधुनिकीकरण करना, जिससे मतलब कि दलितों की जो जीवन पद्धति है जो अभी तक चल रही है उसमें कुछ विकास हो, कुछ परिवर्तन आ जाए, ये सोचकर हम ये सोच रहे हैं कि दलितों के जितने भी जातिगत पेशा है, चाहे लोहे का हो, तांबे का हो, या कपड़े सिलाना हो, या चमड़े के जूते बनाना हो, जो भी है, मतलब कि इसको आधुनिकीकरण किया जाए, और जिससे मतलब कि दलितों के मतलब कि मतलब जो छोटे छोटे उसमें उनके पेशा व्यवसाय चल रहे हैं वो एक संगठित रूप से एक जगह चले और दलितों की जो आर्थिक अवस्था है उसमें सुधार आए। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है और जिसको स्वयं विजय जी ने बहुत सपोर्ट किया है, तो ये है। और जहां तक ये हिमालयन रेंज की बात है तो उसको बचाना है, लेकिन विकास भी होना जरूरी है। अगर विकास नहीं होता है, सिर्फ उसी को बचाने के पीछे लगेंगे तो विकास भी नहीं होगा। अगर विकास नहीं होगा तो वहाँ की जनता क्या कहेगी? हम तो मैं कहता हूँ, हमारा एक सोराड़ विकास समाज करके एक संस्था है, उसमें मैं भी रिलेटेड हूँ। तो अभी भी हमें तो जो पंचेश्वर जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है उस एरिया के लोगों को तो जिला ने भी हेपा हुआ है, मतलब कि जिला भी हमारे साथ विभेद करता है। वहाँ के तो सिर्फ दलित ही नहीं कि जो सोराड़ है, सोराड़ क्षेत्र है, वो समग्र में दलित, वो एरिया ही दलित है। वहाँ के सब लोगों के साथ वही पीड़ा है, विकास नहीं है। हमें अभी भी मतलब कि गाड़ी से उतर कर करीब 10 घंटे के रास्ते पैदल चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी ये बनना जरूरी है। और जहाँ तक ये हिमालयन संरक्षण की बात है और वहाँ के लोगों को मतलब कि संरक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे जीत जी ने कहा कि टूरिज्म की बात कर रहे थे, पूरब के अन्नपूर्णा हिमाल बिक सकते हैं, वहाँ मतलब की पद यात्रा करते हैं, यूरोप से आते हैं, विभिन्न कंट्री से आते हैं, वहाँ पद यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? हमारे पास भी अभी है, सैपाल हिमाल है, तो हम लोग क्यों नहीं मतलब कि पद यात्रा के लिए क्यों नहीं गवर्नमेंट ट्रैक खोल देती है, क्यों नहीं अनुमति दे रही है?
मतलब कि हर एक दृष्टिकोण से सुदूर पश्चिम को केंद्र सरकार ने अभी भी विभेदकारी नीतियों की वजह से वहां के लोगों के लिए ये बनना जरूरी हो गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो पंचेश्वर प्रोजेक्ट से लेकर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट भरसक हो सके तो केंद्र सरकार रोकती है, क्योंकि 16 साल तक तो अभी तक लटका दिया उन्होंने पंचेश्वर प्रोजेक्ट को। अभी बन रहा था जो उसके साथ समझौता भी हो गया, उसमें भी विरोध कर रहे हैं वहां के लोग। तो उस हिसाब से ये बनना जरूरी है और वहां की जो आम दलित है और गरीब है, जितने भी मतलब कि गरीब है, उन सबकी जनजीविका के लिए ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट बनना जरूरी है, कहता हूँ। धन्यवाद। जी मैं एक बात पहले ट्रांसलेट कर लें। Saying the Surar, the entire region of far western Himalayas is discriminated, particularly his region, and that's treated almost like the entire region is treated like Dalits, and whatever the development project they are not implemented. This Pancheshwar debate has been going on for last 16 years. That has not been done, and now there is plan to build Upper Seti dam and not this area. Similarly, about tourism, other areas are open for trekking. Why not our area? Our area is equally important and can be a good trekking area. Annapurna is allowed, but our area is not allowed. So our local people think that if they will not become officers, they'll get at least small jobs. So this feeling of discrimination by the people in this region also has become a factor in sort of aspiring to have Pancheshwar Dam, because the feeling is that because we are discriminated, so there is opposition for Pancheshwar Dam. The other important point he made is, this is about popular perception. The other important point he made is that whenever displaced are settled, only the non-Dalits get the land, because Dalits do not have land. So in this rehabilitation plan, Dalits should also, there should be a proper adequate compensation and rehabilitation plan for them. And our popular feeling is definitely that Pancheshwar Dam should be built, and other measures to protect the Himalayan ecology should be done. मेरा कहना है कि जो दलित पर हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया पे हो रहा है, ओवरऑल नेपाल पे, क्योंकि सवाल एक डैम का नहीं है। जो मैं अभी आधा घंटे के बाद नेपाल पे एक पेपर पे डिस्कशन बन के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं कि ओवरऑल नो, एक्चुअली आई हैव you can't discuss the question of Dalits in Nepal only in relation to development, Himalayas or things. If I mean, Dalits almost have 1/5 of the Nepal's population, and the data I have, this is written by a group of academicians from Agricultural University, that nearly 15% of Dalits living in the western hills of Nepal and 44% in the Terai are landless. And out of 6 million Dalits nationwide in 2009 का data है. So what I am saying, if one looks at the entire Nepal population as a whole, 85% is agrarian, I mean rural. So that means land-based livelihood is one of the main livelihood of Dalits.